कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 के लिए ईवीएस की प्रैक्टिस सेट करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस होगा। इसमें हम लोग 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जिनमें से आपको 15 नंबर एनसीईआरटी बुक से मिल जाएगी और 15 नंबर जो आपकी होगी वो पेडागोजी पोर्शन से होंगे। तो 30 नंबर के डेली ईवीएस के प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं। सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी टॉपिक पर डेली आपको क्लास मिल जाती है। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। 30 क्वेश्चन में से मिनिमम आपको यहाँ पर 25 करने हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स और अच्छे रैंक लाने हैं सीटेट में, अगर जॉब चाहिए तो जिस राज्य में तो क्वालिफाइंग है, किसी किसी राज्य में सिर्फ क्वालिफाइंग है, जैसे उत्तर प्रदेश में तो क्वालिफाइंग है, सिर्फ आप पास मार्क्स लाने चाहिए। लेकिन जैसे कि अभी बिहार में सीटेट के तर्ज पर बिहार शिक्षक बहाली हो रही है, 7वें चरण 6ठे चरण में हुई, तो उनमें से आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी से भी ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे ताकि आपको यहाँ पर जॉब हासिल हो सके। तो इसलिए आपको क्या करने चाहिए, नोट्स पढ़ने चाहिए, नोट्स ले लेनी चाहिए, लेक्चर क्लास प्लस प्रैक्टिस सेट। इन 3 चीज़ों से आप 100% सीटेट सिर्फ पास नहीं होंगे, अच्छे मार्क्स के साथ पास भी होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी तारे को क्या कहा जाता है? एंड्रोमेडा, डॉग स्टार, ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी। ये सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सीटेट के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। देखिए, अगर आपको सीटेट पास करना है तो एनसीईआरटी के कक्षा 3 से लेकर 5 तक अगर आप कंफर्म कर लेते हैं तो आपको सीटेट पेपर फर्स्ट पास हो जाएगी। अगर आप बात करें सीटेट पेपर सेकंड के लिए, उसके लिए एनसीईआरटी के बुक पढ़ेंगे 6 से लेके आपको 8 तक पढ़नी होगी। तो जो दोनों चीज़ों के 3 to 5 एंड 6 to 8 दोनों बुक से जितने भी निचोड़ वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम्स को पास करवा देगी, तो वो क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगी सभी क्वेश्चन। तो चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? उत्तरी तारों को ध्रुव तारा कहा जाता है। क्वेश्चन हमने पहले भी करके रखा है, लेक्चर क्लास हो या फिर प्रैक्टिस सेट हो या फिर आपके नोट्स पोर्शन में, सभी चीज़ों में हमने डिटेल में करके रखा है। तरुण भारत संघ से संबंधित व्यक्ति है? सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, राजेंद्र सिंह, रामचंद्र हेगड़े। तरुण भारत संघ से संबंधित है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर बताइए। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा की अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले में है, जो कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में इस जाने जाते हैं। तो तरुण भारत संघ के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर राजेंद्र सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मनाली में पाए जाने वाले घड़ों की क्या विशेषता होती है? ये एनसीईआरटी की बुक से कक्षा 3 से 5 वाले बीच में से किसी बुक से है, लेकिन मुझे ये प्रॉपर अभी तो याद नहीं आ रहा किस क्लास में है। लेकिन हमने जब आपको नोट्स बनाया था वहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को मेंशन किया था। पत्थरों के बने घर जिसके फर्श और छतें लकड़ी की होती है, पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों पर, बांस के खंभों पर बने घर घर होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। मनाली में विशेषता क्या होती है? मनाली में पाए जाने वाले घरों की क्या विशेषता होती है? देखिए, पत्थर के बने घर, स्पर्श लकड़ी के जो होते हैं ये आपको मिल जाएंगे कहाँ? लद्दाख की बारे में बात हुई तो लकड़ी के ढालू बने छत होते हैं, क्योंकि मनाली में क्या होती है, बर्फ़ गिरते हैं, ढालू इसलिए हो जाती है। अगर वहाँ पे सपाट रखी जाए तो यहाँ पर बर्फ़ की मात्रा जम जाएगी, बहुत सारा बढ़ जाएगी। रात में जो बर्फ़ जमेगी तो वजन के कारण उसके छत टूट जाएंगे, तो उसके ढालू रखा जाता है। ढालू से क्या होती है, बर्फ़ गिरने से, बर्फ़ जब गिरती है तो उसकी जो ढलान होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो पृथ्वी पर आती है। ठीक है, तो लकड़ी के पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं और उसमें छत ढालू होते हैं, याद रखेंगे। आंवला, गुड़, पालक के प्रचुर मात्रा पाए जाने वाले खनिज पदार्थ है? तांबा, आयोडीन, कैल्शियम, लोहा। सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई बार। इवन हम भी जब सीटेट एग्जाम्स दिए थे तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग हमेशा पूछे जाते हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आते हैं। आंवला होता है, गुड़ होता है, पालक, ये चीज़ें किस चीज़ों में आते हैं? तांबा नहीं होगा। चलिए मैं आपके पास में आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं, इसको आप बताइए। देखिए दो चीज़ें हम छांट देते हैं यहाँ पर, तांबा नहीं होगा, आयोडीन, आयोडीन नमक में पाया जाता है, तांबा एक पदार्थ है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम और लोहा।
लोहा का मतलब होता है कौन वाला लोहा, जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, किसी सामान के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वाला नहीं। यहाँ पर आयरन की बात की गई है, ठीक है। आयरन का जो होता है, आयरन जो विटामिन होते हैं, विटामिन की बात की गई है। तो आंवला, गुड़, पालक ये पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जानवर पेड़ों की डालियों से उल्टा लटक कर सोता है? भालू, स्लॉथ, लंगूर, मोनाल। स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो अपने 25-26 जीवन के 25-26 काल में 4 से 5 पेड़ों पर होते हैं। वो उल्टा लटक कर सोते हैं, डाली उसी के पेड़ के पत्ते को खाते हैं, फल को खाते हैं, वो नीचे आते ही नहीं। कौन होंगे यहाँ पर? स्लॉथ होंगे। एनसीईआरटी वाला जो किताब पढ़ेंगे वो हम मिल जाएगी, आप नोट्स पढ़ लें। मैं आपको बारी बारी कहता हूँ कि आप नोट्स पढ़ लें। नोट्स पढ़ेंगे तो सारी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी, क्या पास करने हैं, कितने पास करने हैं, कैसे पास करना है। खाद्य श्रृंखला में उच्च मांसाहारी का स्तर होता है। उत्पादकता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। उच्च मांसाहारी की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, चीज़ें समझेंगे। पहले देखिए, एक पिरामिड की मदद से हम लेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता होती है प्राथमिक उपभोक्ता होती है कौन? जो शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। और तृतीयक जो उपभोक्ता होते हैं वो सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया उच्च मांसाहारी यानी सर्वोच्च मांसाहारी, तो तृतीयक उपभोक्ता ऑप्शन नंबर डी होंगे। किस कारण से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के वृद्धि के कारण, मीथेन गैस के वृद्धि के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड के वृद्धि के कारण, उपरोक्त में से सही। देखिए, अगर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इन पृथ्वी के चारों बगल जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनकी जो मात्रा बढ़ रही है, जिसमें से हमारी पृथ्वी की टेम्परेचर यानी तापमान जो बढ़ रहे हैं, वो किन कौन से गैसों के कारण? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण तो 100% हमारे पृथ्वी की में गैसें बढ़ रहे हैं। मीथेन, जाहिर सी बात है, मीथेन गैसों से भी हमारी पृथ्वी की तापमान बढ़ रही है। नाइट्रस ऑक्साइड इसके वजह से भी बढ़ रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झूम खेती में बांस या अन्य पतवार जो खेत में उग जाते हैं उन्हें काट कर खेत में ही जला दिया जाता है। क्या होता है इससे? जाहिर सी बात है, आप पराली जलाते होंगे, तो पराली जलाने से दिक्कतें तो आती है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस जगह मिट्टी में वो जलते हैं उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो जलने के बाद जो कंपोस्ट बनते हैं वो खेतों के फ़ायदे के लिए होते हैं। झूम खेती से संबंधित एक टॉपिक है, एनसीईआरटी किताब अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे झूम खेती से संबंधित एक टॉपिक है। उन टॉपिक से कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिट्टी काली हो जाती है अगर उन्हें हम जलाते हैं, तो छोटे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। इनमें से कोई नहीं, कोई तो एक होना चाहिए, ठीक है, कोई तो एक होना चाहिए। तो मिट्टी काली नहीं होती है। अगर हम बांस या खरपतवार को उखाड़ कर जलाएंगे, काट कर जलाएंगे, तो वहाँ पे काली नहीं होगी, जीव जंतु भी नष्ट नहीं होंगे, मिट्टी क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। ये तो किसान के जो बच्चे होंगे, जो गांव से बिलोंग करते हैं, शहर से भी जो बिलोंग करते हैं, जो किसान को खेती को जानते हैं, वो तो आराम से आंसर इसका दे पाएंगे। जंगल का अधिकार अधिनियम 2007 उन लोगों को जंगल में उत्पाद एकत्रित करने का अधिकार देता है जो जंगल के आसपास डैश वर्षों से रहते हैं। 10 वर्षों से, 15 वर्षों से, 20 वर्षों से, 25 वर्षों से। देखिए, इन पर भी एनसीईआरटी बुक में एक सिलेबस में एक टॉपिक है। डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़िंदगी भर ये याद रहेगी, सिर्फ एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से नहीं, ताकि अपने भावी जीवन के लिए भी। जब आप एग्ज़ाम स्कूल में जाएंगे तो बच्चे को किस टॉपिक से पढ़ाएंगे? कुछ तो टॉपिक होनी चाहिए जो आपको आसानी लगे। तो जंगल का अधिकार अधिनियम 2007 पारित किया गया था एक लड़की के द्वारा। उन लड़की को वहाँ पे जंगल में अधिकार मिला था। कितने वर्षों से वहाँ जो रह रहे हैं उनके बारे में बात की गई है। ये 25 सालों से जो जंगल में रह रहे हैं उनको जंगल के अधिकार मिल जाते हैं। निम्न में से किसकी दृष्टि मनुष्य से सर्वश्रेष्ठ होती है? कबूतर, फाख्ता, तीतर, गिद्ध, बाज, चील, मच्छर, स्लॉथ, बाघ, उपरोक्त सभी। ऐसा कौन सी है जिसकी दृष्टि यानी देखने की शक्ति मनुष्य से सर्वश्रेष्ठ होती है, यानी मनुष्य से ज़्यादा होती है?
देखिए, अगर हम बात करें कबूतर मनुष्य से ज़्यादा नहीं, दूर तक नहीं देख सकते, हमने आज तक सुना ही नहीं, तो ये सीधा गलत हो जाएगा। देखिए, गिद्ध, चील, बाज, आपको पता है बाज की नज़र है क्या? आपने सुना होगा बाज की नज़र है क्या? तो बहुत सारे फिल्मों में डायलॉग है कि हाँ, कम चीते की चाल, बाज की नज़र, बाजीराव की फल्ला चिल्ला वगैरह सब जो होती है, तो वो मनुष्य से ज़्यादा देखने की क्षमता इन जानवरों में होती है, गिद्ध में, बाज में, चील में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने वाली ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल। सीधा सीधा बात यहाँ पर है, ओजोन परत कौन से मंडल में पाए जाते हैं? ओजोन परत यहाँ पर कौन से मंडल में पाए जाते हैं? सिंपल सा सवाल है। सिंपल सी सवाल और सिंपल सा जवाब, ओज समताप मंडल में। निम्न में से कृषि गुणवत्ता से संबंधित है? एग मार्क, एग्री मार्क, हॉल मार्क, इनमें से कोई नहीं। कौन है जो कृषि के गुणवत्ता से संबंधित है? वो है एग मार्क। जितने क्वेश्चन अभी तक हमने किए, लगभग 12 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में किए, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन से है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया। आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम्स में आने हैं, और 100% अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो 100% नोट्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगी और आप आसानी से एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएंगे। अमाशय रस की किस प्रकृति के कारण भोजन आसानी से पचता है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, लवणीय। सवाल पूछा है, अमाशय रस की किस प्रकृति के कारण आपके भोजन आसानी से पच जाते हैं? देखिए, क्षारीय नहीं होगा, अम्लीय होता है। किस महाद्वीप से भिंडी भारत आई थी? दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। भिंडी, ये एक टॉपिक है एनसीईआरटी बुक्स में, वहाँ पर आपको जब एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे या नोट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ें मिलेगी, एक टॉपिक मिलेगी, बहुत सारे सब्जी, टमाटर, भिंडी, बैगन, मटर, ये मिर्ची, आलू कहाँ से आए, कौन कौन देशों से हमारे देश में आए हैं? तो सवाल यहाँ पर पूछा गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका जो होगा, भिंडी कहाँ से आई थी? तो अफ्रीका से भिंडी भारत आई थी। ये हुई क्वेश्चन को एक थोड़ा सा डाइवर्ट करने वाली चीज़ें। निम्न में से कौन सा शाक है? धनिया, साग है, केला, नींबू, तुलसी। नींबू, तुलसी, रेगिस्तानी ओक। एक दो तीन, एक तीन, एक दो चार, तीन चार पाँच, एक चार पाँच। क्या होगा राइट आंसर? चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, धनिया के बारे में तो ये एक शाक की गिनती में आती है। केला, केला का पत्ता भी एक शाक की गिनती में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो तुलसी, ये भी एक शाक की गिनती में। नींबू और रेगिस्तानी ओक ये नहीं आती, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन से कारक बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है? आर्थिक कारक, वंशानुगत, शारीरिक, सामाजिक परिवेश। कौन से कारक हैं जो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित यहाँ पर करती है? देखिए, ऐसे सामाजिक विकास होंगे जो बच्चे को सामाजिक परिवेश में, सामाजिक विकास को जब प्रभावित करेंगे तो वो जाहिर सी बात है, वो सामाजिक परिवेश होंगे, हमारे आसपास का वातावरण। किस अवस्था में बालक के विद्रोह की भावना संबंधित होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। ये सीडीपी का क्वेश्चन आ गया है, तो सीडीपी की तैयारी तो आप करते हैं, सीडीपी का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। हालांकि ये दोनों क्वेश्चन हमको लगता है सीडीपी में अक्सर हम लोग बार बार करते हैं। विद्रोह की भावना करने लगता है, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर? विद्रोह करने लगते हैं। मध्य किशोरावस्था, ठीक है, क्योंकि बच्चे उस वक्त ईगो, अहम की भावना उसमें उत्पन्न होती है, वो जो सोचते हैं, उसे लगता है कि वो जो करते हैं वो 100% 100% सही है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण विधि सर्वोत्तम है? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, सामूहिक। मतलब वो 1 to 5 वाले अभ्यर्थी हैं तो प्राइमरी लेवल की बात होगी। कक्षा 3 पूछा तो कन्फ्यूज़ कर दिया आपको। प्राथमिक विद्यालय की बात यहाँ पर की गई है।
प्राइमरी लेवल के जो विद्यालय होंगे, तो यहाँ पर प्राइमरी लेवल के जो विद्यार्थी होंगे वे उसके लिए सर्वोत्तम शिक्षण की विधि क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, सृजनात्मक क्रियाकलाप। कैसे? यहाँ पे क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप का मतलब होता है एक्टिव रूप से। किस रूप से? एक्टिव रूप से। जिस कार्य में बच्चे खुद से एक्टिव लेते होते हैं, भाग लेते हैं, खुद से काम करते हैं, तो बच्चे वहाँ पर एक्टिव होते हैं। उसका जो ज्ञान होता है वो अस्थायी रूप होता है। उसका ज्ञान क्या होता है? वो अस्थायी होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से क्या संप्रेषण कौशल में शामिल है? लिखना, बोलना, दोनों, केवल ए। संप्रेषण कौशल जो होगा वो क्या किस में शामिल है? संप्रेषण कौशल का मतलब होता है आप एक दूसरे से वार्तालाप जो करते हैं, बातचीत जो करते हैं, वो कैसे शामिल कर सकते हैं। तो आप लिख के भी कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्या आप किसी से जो बात करते हैं लिख के भी कर सकते हैं, बोल के भी अपने विचारों को प्रदान कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों की व्यक्तित्व भिन्नता में से एक शिक्षक किस प्रकार निपट सकता है? बच्चों के दृष्टिकोण को महत्व देकर, बच्चों को अनुशासित करके, बच्चों को अंकों के अनुसार वर्गीकृत करके, बच्चों की उपलब्धियों में अंतर करके। बच्चों के व्यक्तित्व भिन्नता को आप किस तरीके से परख सकते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में सवाल पूछा है, तो कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? दृष्टिकोण के महत्व को देकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, और बाकी जो है वो सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, दृष्टिकोण के महत्व को देकर। निम्न में से समस्या समाधान विधि का गुण कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। इनमें सृजनात्मक का गुण निहित होता है, यह चयनित रचनात्मक का गुण निहित होता है, यह लक्ष्य केंद्रित होता है। एक दो होगा, एक तीन होगा, दो तीन होगा, या फिर एक दो तीन सभी हो जाएंगे। राइट आंसर बताइए। देखिए इनमें से जो सृजनात्मकता गुण, ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा। इसमें चयनात्मक का गुण निहित होता है, ये भी सही हो जाएगा। इनमें लक्ष्य केंद्रित होता है, यह भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी, एक दो तीन तीनों सही हो जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन के अधिनियम में निहित सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? वास्तविक जीवन से संबद्धता का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत है, आवश्यकता का सिद्धांत है, उपरोक्त में से सभी। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम के निहित का सिद्धांत क्या है, ये चीज़ें पूछा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वास्तविक जीवन से संबद्धता जोड़ता है, उपयोगिता के सिद्धांत के आधार पर जोड़ता है, उपयुक्तता के आधार पर जोड़ता है, आवश्यकता का सिद्धांत के आधार पर जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर। इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन सीटेट में रिपीटेड किया गया क्वेश्चन है। हमने अभी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे डिस्कस किए वे सारे क्वेश्चन रिपीटेड मोड में हैं। उन क्वेश्चनों को हम बारी बारी से कई बार कर चुके हैं पहले भी, और सीटेट एग्ज़ाम्स में कई बार ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 पर बल देता है, रटने पर, करके सीखने पर, समस्या समाधान पर, उपरोक्त में से सभी। कैसे? एनसी यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी NCF 2005 के बारे में पूछा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। देखिए हम इसको दो चीज़ों को हटा देते हैं, रटने पर, उपरोक्त सभी, इसे भूल जाइए, ये नहीं होंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन बचेंगे, करके सीखना और समस्या समाधान विधि। लर्निंग बाय डूइंग हमने आपको कई बार पढ़ाया है। एनसीएफ 2005 बल देता है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर एनसीएफ 2005 जो बल देता है, करके सीखने पर बल देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से यानी ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों से क्या होता है, निष्पक्ष होता है, मूल्यांकन होता है, पाठ्यक्रम व्यापक हो जाता है, रटने में से मुक्ति मिलती है, उपरोक्त सभी। जब भी अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जब आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, वस्तुनिष्ठ वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं। तो निष्पक्ष मूल्यांकन हो रहा है, इसमें कोई आपको मदद नहीं कर रही है, मतलब आप इसे यहाँ पर कुछ किसी से हेल्प नहीं ले पा रहे हैं। पाठ्यक्रम व्यापक हो जा रहा है, रटने की से मुक्ति मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर डी सभी सही हो जाएंगे यहाँ पर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु थीम आधारित उपागम इनमें से निहित उद्देश्य है अवधारणा एवं कौशलों का वृहत विस्तार, प्रभावशाली शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, विषय सीमाओं में सौम्यता। राइट आंसर क्या होगा, 85 क्वेश्चन नंबर का। देखिए, पर्यावरण स्तर पर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का जो विषय वस्तु यानी थीम जो आधारित होता है, वो शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है, बेस्ट ऑफ बेस्ट शिक्षण को वो बनाता है। निम्न में से कौन सा कथन रूढ़िवाद अवधारणा को प्रकट करता है, लड़कों का बुद्धि स्तर सदैव लड़कियों के बुद्धि स्तर से उच्च होता है, समाज लड़कों का समाज में उच्च सम्मान होता है, लड़के जैविक रूप से लड़कियों से मजबूत होते हैं, उपरोक्त सभी। देखिए, अब बातें यहाँ पर आती है, रूढ़िवादिता की धारणा को दर्शाता है। रूढ़िवादिता की धारणा का मतलब होता है पुराने ज़माने से जो प्रचलन चली आ रही है, वही प्रचलन को यहाँ पर हम लोगों ने फॉलो करते रहें, यही चीज़ें यहाँ पर बात की गई हैं। तो ये चीज़ें क्या होता है, लड़कियाँ हमेशा सदैव लड़कियों से बेहतर बुद्धि होती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि साइंटिस्ट में, मान लीजिए आप साइंटिस्ट नहीं है, हम नहीं हैं, आप डॉक्टर नहीं है, हम भी डॉक्टर नहीं हैं, तो कुछ लड़कियां तो डॉक्टर है, हमसे बेहतर पढ़ती है, हमसे बेहतर इंजीनियर है, हमसे बेहतर साइंटिस्ट तो है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लड़कों का समाज में उच्च सम्मान है, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी मुखिया है, लड़कियां भी वार्ड मेंबर है, लड़कियां भी एक सीएम पद पर कैंडिडेट हैं, लड़की सीएम बन भी चुकी हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं। लड़कियां भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, तो हमसे उच्च सम्मान में रहती है ना। ठीक है, लड़के जैविक रूप से लड़कियों से मजबूत होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे कुश्तीबाज जो लड़कियां होती हैं, वो लड़कों से भी मजबूत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी रूढ़िवादिता को दर्शाता है। चलिए, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन पूछता है, बाल केंद्रित कक्षा में चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन में क्या होता है, बच्चों को याद करने के लिए कहा जाता है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक संदर्भित ज्ञान दिया जाता है, बच्चे से विभिन्न गतिविधियां करवाई जाती है, बच्चों के व्यवहार को अनुशासित किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, एक ऑप्शन ही सही होंगे। देखिए, याद करने पर बल देना, ये नेगेटिव क्वेश्चन होगा, नेगेटिव टैगवर्ड होगा, वो गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक संदर्भित ज्ञान दिया जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्य केंद्रित संदर्भित ज्ञान नहीं दी जाती है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो बच्चे से विभिन्न गतिविधियाँ करवाई जाती हैं, क्या करवाई जाती है, बच्चे से अलग अलग एक्टिविटी करवाई जाती है बाल केंद्रित शिक्षा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन को बिना पढ़े ऑप्शन देख के सीटेट 2022 में आप पास हो सकते हैं, इतनी क्षमता होती है प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, बच्चे के सामाजिकरण का मुख्य कारक क्या है, परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस, शिक्षक। बच्चे के जो सामाजिकरण सामाजिकरण का मुख्य कारक है, वो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या हो जाएंगे। तो सामाजिकरण में बच्चे अपने घर के वातावरण यानी घर में जो बच्चे सीखते हैं, जिस व्यवहार को अपनाते हैं, जैसे वे घर में सीखते हैं, वही व्यवहार अपने समाज में वो करते हैं, इसीलिए परिवार बच्चों का सामाजिकरण का मुख्य कारक होते हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रियाशीलता का सिद्धांत परिचालित होता है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करने से, शिक्षक के उत्तर की नकल करने से, याद करने एवं सुनने से, प्रश्न पूछने एवं वाद विवाद करने से। क्रियाशीलता का सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, तो आप बताइए यहाँ पे क्रियाशीलता किससे होगी, एक्टिव कैसे होगी। अनुकरण या नकल करना, नकल करना एक नेगेटिव टैग वर्ड है, यानी गलत हो जाएगा। उत्तर की नकल करना, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत हो जाएगी। याद करना एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत हो जाएगी। चलिए, हम ऑप्शन को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन भूल जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से आप क्वेश्चनों को डील कीजिए। नकल करना
नकल करना, याद करना, ये तीनों क्या हो जाएगी, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगी, यानी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन में दिखे तो ऑप्शन चाहे जैसा हो ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। तो प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, प्रश्न पूछना बच्चा और वाद विवाद करना दोनों पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जल चक्र के महत्व को प्रभावशाली ढंग से समझाने के लिए निम्न एक शिक्षक को निम्न में से कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए। जल का चक्र का आरेख बनाओ। जल चक्र अगर जल चक्र नहीं होता तो क्या होता। जल चक्र के स्रोत के विषय में जानकारी एकत्रित करो। जल चक्र के लाभ को सिखाओ। क्या राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर ये चीज़ें पूछा गया है। देखिए जल चक्र का आरेख नहीं बना सकते, जल एक लिक्विड फॉर्म में वो बहती हुई है, उसका आरेख आरेख बना के समझाना कोई उचित बात नहीं होगी। जल के स्रोतों के विभिन्न जानकारी एकत्रित करना, छोटे बच्चों को जानकारी एकत्रित नहीं कर सकते। लाभ को बताना ये हो सकते हैं। चलिए जल चक्र के लाभ को बताना ऑप्शन डी हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बेहतर होगा। अगर जल चक्र नहीं होता तो क्या होता, कैसे। बारिश का पानी, यहाँ पर बारिश का पानी जो आसमान से हमारी ज़मीन पर आती है तो फिर वही वाष्प बन के फिर क्या होती है, वो ऊपर चली जाती है, वो वाष्प बन के क्या होती है, ऊपर चली जाती है आसमान में। तो ये जल चक्र का एक सीधा उदाहरण होता। अगर बारिश का पानी हमारे पृथ्वी पर यानी पृथ्वी पर नहीं आता, फिर वो वापस वाष्प बन के ऊपर नहीं जाता, तो जल चक्र ऐसा होता नहीं होता तो क्या होता। यहाँ पर ये चीज़ें पूछा गया, जल चक्र ऐसा नहीं होता तो क्या होता है। जो हम पानी गंदा कर देते हैं नदी नाला तालाबों में, वे पानी फ्रेश होकर रिस कर हमारे ज़मीन के अंदर जाती है, फिर उसे हम ट्यूबवेल के माध्यम से, मोटर के माध्यम से, हैंडपम्प के माध्यम से वापस निकालते हैं। तो ये जल चक्र एक सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो सकता है। तो इन सवालों का जवाब यहाँ पर देखिए, आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। अब आते हैं सवाल। आज हमने कितने क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन सीडीपी के किए, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पर मिनिमम करने हैं। तो जिसके लिए आपको नोट्स लेनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, किताबों आपको किताब नहीं मिलती तो किताब खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप नोट्स ले लीजिए। किताब आराम से एनसीईआरटी की पूरी कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी वहाँ पर। नोट्स के लिए मैं नंबर बता दूँ, 76349935 3536। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स एंड एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगी। बुक पर्सन से सभी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, सभी टॉपिक पर 5 सब्जेक्ट जितने आते हैं सभी टॉपिक के आपको नोट्स, कंप्लीट नोट्स पेपर 1 पेपर 2 के आपको मिल जाएंगे इस नंबर पर व्हाट्सअप करने से। तो कैसी क्लास लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।